अब बैंक में बेटे के लिए पिता की पुकार बनी घटना। एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला रमेश बहुत साधारण इंसान था। वह एक निजी कंपनी में छोटी सी नौकरी करता था। उसकी पत्नी कविता घर संभालती थी और उनका 10 साल का बेटा आरव उनकी पूरी दुनिया था। रमेश की कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी। हर महीने घर का किराया, राशन, बिजली का बिल और बेटे की पढ़ाई में ही ज्यादातर पैसा चला जाता था। फिर भी वह अपने परिवार को खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। आरव पढ़ाई में अच्छा था। वह बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता था। रमेश जब भी अपने बेटे को डॉक्टर बनने की बात करते सुनता, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। वह कहता, हाँ बेटा, तू बस मन लगा कर पढ़। तेरे सपने पूरे करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। लेकिन एक दिन अचानक उनकी जिंदगी बदल गई। आरव को कई दिनों से तेज बुखार था। शुरुआत में रमेश और कविता ने सोचा कि मौसम बदलने के कारण ऐसा हो रहा होगा। उन्होंने पास के डॉक्टर से दवा ली। लेकिन कुछ दिनों बाद आरव की हालत और खराब होने लगी। वह लगातार कमजोर होता गया। एक रात अचानक उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। रमेश घबरा गया। वह बेटे को लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचा। डॉक्टरों ने कई जांचें की। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने रमेश को अलग कमरे में बुलाया। डॉक्टर की आवाज़ गंभीर थी। उन्होंने बताया कि आरव के शरीर में एक गंभीर बीमारी के लक्षण है और उसका इलाज जल्दी शुरू करना जरूरी है। इलाज लंबा चल सकता था और खर्च भी काफ़ी ज़्यादा था। यह सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, कितना खर्च आएगा? डॉक्टर ने एक अनुमानित रकम बताई। रमेश के पास इतनी बड़ी रकम तो दूर, घर चलाने के लिए भी मुश्किल से पैसे बचते थे। वह अस्पताल के बाहर एक बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे अपनी गरीबी पर गुस्सा आ रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं पैसों की कमी उसके बेटे की जिंदगी न छीन ले। उसी रात उसने अपने पुराने कागज निकाले। उसे याद आया कि उसके बैंक खाते में कुछ बचत थी। वह रकम इलाज के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन शुरुआत हो सकती थी। इसके अलावा उसके पास एक फिक्स्ड डिपॉजिट भी था, जिसे समय से पहले तोड़कर कुछ पैसे निकाले जा सकते थे। अगले दिन सुबह वह बैंक पहुंच गया। उसके हाथ में अस्पताल की रिपोर्ट थी। वह जल्दी से अपना काम करवाना चाहता था। बैंक में ग्राहकों की लंबी लाइन थी। रमेश चुपचाप खड़ा रहा। काफी देर बाद उसका नंबर आया। वह बैंक की एक महिला कर्मचारी के काउंटर पर पहुंचा। उस कर्मचारी का नाम नीलिमा था। रमेश ने विनम्रता से कहा, मैडम, मेरे बेटे की हालत बहुत गंभीर है। मुझे तुरंत पैसे चाहिए। मेरे खाते में जो रकम है वह निकालनी है और मेरी एफडी भी समय से पहले बंद करवानी है। कृपया मेरी मदद कर दीजिए। और नीलिमा ने बिना उसकी तरफ ठीक से देखे कहा, सिस्टम में जो प्रक्रिया है उसी के हिसाब से काम होगा। आप पहले यह फॉर्म भरिए। रमेश ने फॉर्म लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, हाँ मैडम, मैं फॉर्म भर देता हूँ, लेकिन अगर कोई गलती हो जाए तो आप बता दीजिएगा। मेरा बेटा अस्पताल में है और डॉक्टर ने आज ही इलाज शुरू करने को कहा है। और नीलिमा ने कुछ कागज देखे और बोली, आपके दस्तावेज पूरे नहीं है और यह काम आज नहीं होगा। और रमेश ने घबरा कर पूछा, मैडम, कौन सा दस्तावेज नहीं है? और नीलिमा ने कहा, यहाँ लिखा है, आप खुद देखिए, अगला ग्राहक भेजिए। और रमेश ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, आप मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मैं कई दिनों से अस्पताल के चक्कर लगा रहा हूँ। मेरा बच्चा बहुत बीमार है। अगर आज पैसे नहीं मिले तो इलाज रुक सकता है। और नीलिमा ने परेशान होकर कहा, हमें आपकी व्यक्तिगत समस्या के लिए नियम नहीं बदल सकते। यहाँ रोज सैकड़ों लोग आते हैं, हर कोई अपनी परेशानी बताता है। आप नियम के अनुसार काम कीजिए। और रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैडम, मैं नियम तोड़ने को नहीं कह रहा। मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूँ कि मुझे सही तरीका बता दीजिए। मैं अभी जाकर जो कागज चाहिए लेकर आता हूँ, बस मेरी मदद कर दीजिए। लेकिन नीलिमा का रवैया नहीं बदला। उसने रमेश को यह कागज थमा दिया और कहा, आप पहले यह पूरा करके लाइए। रमेश बैंक से बाहर निकल आया। वह अस्पताल और बैंक के बीच भागता रहा। कभी कोई दस्तावेज कम पड़ जाता, कभी किसी हस्ताक्षर की जरूरत बताई जाती। हर बार उसे लगता कि अब काम हो जाएगा, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ रहा था।
उधर अस्पताल में आरव की हालत बिगड़ती जा रही थी। कविता बार बार रमेश को फोन कर रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। वह कहती, आप जल्दी आइए, डॉक्टर कह रहे हैं कि इलाज में देरी नहीं होनी चाहिए। रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ इतना कहता, हमें पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ, तुम घबराना मत, हमारा आरव ठीक हो जाएगा। लेकिन फोन काटने के बाद वह खुद रो पड़ता। अगले दिन वह फिर बैंक पहुंचा। इस बार उसके हाथ में सभी दस्तावेज थे। वह सीधे नीलिमा के काउंटर पर गया। उसने कहा, मैडम, कल आपने जो कागज मांगे थे मैं सब लेकर आया हूँ, अब कृपया मेरा काम कर दीजिए। और नीलिमा ने कागज देखे और फिर कंप्यूटर पर कुछ जांच की। कुछ देर बाद उसने कहा, आपकी एफडी अभी मैच्योर नहीं हुई है, इसे समय से पहले बंद करने में प्रक्रिया लगेगी, आपको कुछ दिन इंतजार करना पड़ सकता है। यह सुनते ही रमेश के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, कुछ दिन मैडम? मेरे पास कुछ दिन नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि इलाज तुरंत शुरू करना होगा। नीलिमा ने कहा, मैं क्या करूं? बैंक का सिस्टम मेरे हिसाब से नहीं चलता। रमेश ने कांपती आवाज में कहा, मैडम, मैं आपसे सिस्टम बदलने को नहीं कह रहा, मैं आपसे सिर्फ रास्ता पूछ रहा हूँ। अगर कोई दूसरा तरीका है तो बता दीजिए। मैं अपने बेटे को बचाना चाहता हूँ। लेकिन इस बार भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। रमेश कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। फिर उसने अपने बेटे की अस्पताल वाली रिपोर्ट को सीने से लगा लिया। उसकी आंखें से आंसू बह रहे थे। वह धीरे से बैंक से बाहर निकल गया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या करना है, और उसके पास समय कम था, पैसे कम थे, और उसका बेटा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था। बैंक से बाहर निकलते ही रमेश सड़क किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। और तभी बैंक का एक बुजुर्ग सुरक्षा गार्ड उसके पास आया। उसने रमेश से पूरी बात पूछी। रमेश ने अस्पताल की रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, मेरे बेटे का इलाज पैसों के कारण रोक सकता है। गार्ड ने तुरंत बैंक के वरिष्ठ अधिकारी को सारी बात बताई। अधिकारी ने रमेश को अंदर बुलाया और उसकी परेशानी समझी। बैंक की प्रक्रिया के अनुसार तुरंत समाधान निकाला गया। कुछ ही समय में रमेश को अपनी जमा राशि और एफडी से मिलने वाली रकम के बारे में जरूरी सहायता मिल गई। साथ ही बैंक के कर्मचारियों ने उसे अस्पताल की जरूरी प्रक्रिया समझाई। रमेश भागता हुआ अस्पताल पहुंचा। आरव का इलाज शुरू हुआ और कुछ दिनों बाद उसकी हालत में सुधार आने लगा। रमेश ने राहत की सांस ली। उसे समझ आया कि नियम जरूरी है, लेकिन इंसानियत भी उतनी ही जरूरी है। एक छोटी सी संवेदनशीलता किसी परिवार की जिंदगी बदल सकती है। डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन एवं सामाजिक जागरूकता है। किसी व्यक्ति, बैंक या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। आभार। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें।